प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। E9 मंच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, E9 9 देशों का एक मंच है जिसका गठन यूनेस्को की सभी के लिए शिक्षा पहल के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया गया था। दूसरा, E9 पहल की शुरुआत वर्ष 1993 में भारत में EFA शिखर सम्मेलन में की गई थी। तीसरा, सतत विकास लक्ष्य 4 का संबंध गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और लैंगिक समानता से है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए 1, 2 और 3, बी केवल 1 और 3, सी केवल 1 और 2, डी केवल 2 और 3। सही उत्तर है ऑप्शन सी। E9 9 देशों का एक मंच है जिसका गठन यूनेस्को की सभी के लिए शिक्षा पहल के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वर्ष 1993 में नई दिल्ली में किया गया था। यहाँ ई से तात्पर्य शिक्षा से है। इस समूह में 9 देशों बांग्लादेश, ब्राजील, चीन, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया तथा पाकिस्तान शामिल है। अप्रैल 2021 में E9 पहल सतत विकास लक्ष्य 4 की प्राप्ति में प्रगति तेज करने के लिए डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देना विषय पर इस समूह के शिक्षा मंत्रियों की परामर्श बैठक हो रही है। सतत विकास लक्ष्य 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित है, जबकि लैंगिक समानता सतत विकास लक्ष्य 5 से संबंधित है। इस प्रकार कथन 1 और 2 सत्य है, जबकि कथन 3 गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। देखते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न को। लॉ पेरास अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विभिन्न देशों के सहयोग से आयोजित किया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास है। दूसरा, इसका उद्देश्य विश्व भर में पेरिस जलवायु समझौते के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2, डी ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर है ऑप्शन डी। लॉ पेरिस अभ्यास एक बहुपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास है जिसका संचालन फ्रांस की नौसेना के नेतृत्व में 5 से 7 अप्रैल 2021 तक पूर्वी हिंद महासागर में किया गया था। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, फ्रांस की नौसेना, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, जापान मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स तथा यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के जहाज तथा विमान हिस्सा ले रहे हैं। यह अभ्यास मित्र देशों की नौसेनाओं के बीच उच्च स्तर के तालमेल, समन्वय तथा परस्पर संचालन को प्रदर्शित करेगा। यह अभ्यास मुक्त एवं समावेशी हिंद प्रशांत तथा नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करता है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट्स विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है? पहला, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट। दूसरा, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। तीसरा, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 3, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी। वैश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाने वाली प्रमुख रिपोर्ट्स इस प्रकार है। पहला, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट। दूसरा, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। तीसरा, वैश्विक तकनीकी गवर्नेंस रिपोर्ट। चौथा, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। पांचवा, वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट। छठा, द फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट्स। सातवां, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। इस प्रकार विकल्प सी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। उपासना स्थल अधिनियम 1991 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह अधिनियम उपासना स्थल की स्थिति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का निषेध करता है। दूसरा, यह अधिनियम प्राचीन स्मारक, पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाले प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों व अवशेषों पर लागू नहीं होता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर है ऑप्शन सी। पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने उपासना स्थल अधिनियम 1991 को
पारित किया था। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि अन्य उपासना स्थलों के संबंध में कोई विवाद न उत्पन्न हो। इस अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय के किसी भी उपासना स्थल को दूसरे संप्रदाय या वर्ग के उपासना स्थल के रूप में परिवर्तित नहीं करेगा तथा इन स्थलों के संबंध में 15 अगस्त 1947 की यथास्थिति बरकरार रहेगी। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मुद्दे को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया था। यह अधिनियम प्राचीन स्मारक, पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाले प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों व अवशेषों पर लागू नहीं होगा। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हीलियम का अनुप्रयोग किया जा सकता है? पहला, गोताखोरों द्वारा प्रयुक्त श्वसन सिलेंडर में श्वसन मिश्रण के रूप में। दूसरा, प्रकाशित तंतु प्रौद्योगिकी में। तीसरा, लीकेज की जांच करने में। चौथा, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में। पांचवा, वायुयान उद्योगों में। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 5, बी केवल 2 और 3, 5, सी केवल 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3, 4 और 5। सही उत्तर है ऑप्शन डी। हीलियम का अनुप्रयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जा सकता है, जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र में, जैसे चुंबकीय अनुदान प्रतिबिंबन की प्रक्रिया में, और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में, जैसे स्क्रीन व प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स के निर्माण में। गोताखोरों द्वारा श्वसन सिलेंडर में श्वसन मिश्रण के रूप में। वायुयान उद्योग, नाभिकीय रिएक्टरों तथा प्रमोचनों यानों में प्रयुक्त क्रायोजेनिक तकनीक में। प्रकाशित तंतु प्रौद्योगिकी में। आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में लीकेज की जांच करने में तथा गुब्बारों में भरी जाने वाली हवा के रूप में इत्यादि। इस प्रकार विकल्प डी इसका सही उत्तर है।